पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट उसमें भी हमने पहली क्या देखी थी, द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में हमने सबसे पहला केस देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में सबसे पहला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखी थी हमने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो आज हम उसके दूसरे भाई की बात करने वाले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। जैसे कार्बोकेटाइन था वैसे ही क्या होता है कार्बोएनाइन। जैसे कि देखो तो ये कार्बोएनाइन है। एनाइन मतलब क्या, केटाइन मतलब पॉजिटिव, एनाइन मतलब नेगेटिव, है ना। एनाइन मतलब नेगेटिव, कार्बोएनाइन मतलब कार्बन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या कहेंगे कार्बोएनाइन। तो ये मान लो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और हम उसको दे रहे प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, तो क्या होगा, ऑलरेडी उसके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ऊपर से हम प्लस आर प्लस एच, प्लस साइन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। मतलब कहां रिलीज करेंगे, यहां पे रिलीज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहे और ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसको क्या करें, अनस्टेबल करें। क्योंकि स्टेबिलिटी कब आती, जब जरूरत हो और आप दो, और दूसरी स्टेबिलिटी कब आती, जब ज्यादा हो और आप खींच लो। इन दो चीजों से स्टेबिलिटी आती है। यहाँ क्या है, यहाँ तो है, ऊपर से हम प्लस आर प्लस एच और प्लस आई से डोनेट कर रहे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज्ड। तो ये डिक्रीज करेगी किसके साथ, जब क्या हो गया हमारे प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। और इससे क्या कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में किसके होगी, प्लस आर प्लस एच और प्लस आई के। इन तीनों के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऊपर से हम दे रहे हैं, ऊपर से दे रहे, तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज कर रही है मतलब उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। अब दूसरा केस देखते हैं, जहां पे है कार्बोएनाइन, उसको हम इफेक्ट दे रहे माइनस एच माइनस आई, माइनस एच और माइनस आई, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई की। बस समझ में। अब देखो तो माइनस साइन मतलब विड्रोइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। इन तीनों की इफेक्ट कौन सी होगी, विड्रोइंग, जितना होगा खींच लेंगे। और खींचने दो, क्योंकि हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है और खींच रहा है, स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज। दोनों अपोजिट होने चाहिए, है दे रहा है स्टेबिलिटी डिक्रीज, कम है दे रहा है स्टेबिलिटी इंक्रीज, ज्यादा है खींच रहा है स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो यहां पे क्या होगा, इसके पास है और ये तीनों माइनस वाले उसके पास से खींच रहे हैं। ये देखो खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तीनों खींच रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो यहां पे अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में था, तो यहां पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। तीनों के कौन से प्रोपोर्शनल में होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। क्योंकि ये जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा ये तीनों खींचेंगे उतनी स्टेबिलिटी कार्बोएनाइन की इंक्रीज होगी, क्योंकि कार्बोएनाइन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। जब यहाँ पे क्या हो रहा, इन तीनों की इफेक्ट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी
डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, किसके, स्टेबिलिटी के, क्योंकि प्लस आर प्लस एच प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे, जबकि कार्बो एनाइन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रेजेंट है, तब भी उसको दे रहे, मतलब स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। आई बात समझ में? चलो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले देखो, कार्बो एनाइन है, एनाइन मतलब ये रूल लागू पड़ेगा। अब इफेक्ट देखने की, प्लस दे रहे या फिर माइनस इफेक्ट दे रहे, देखो तो यहाँ पे कौन सी इफेक्ट लागू होगी, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि क्या सिग्मा बॉन्ड है, और ग्रुप्स देख के आपको, फंक्शनल ग्रुप देख के पता चल जाता है कि इसके यहाँ पे कौन सी इफेक्ट लागू होगी, यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी। NO2 की क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट, आई बात समझ में। OF2 की क्या होती है, इसकी भी माइनस आई होती है। NH3 की क्या होती है, उसकी भी माइनस आई इफेक्ट होती है, मतलब तीनों की माइनस आई इफेक्ट है। और कार्बो एनाइन के साथ अगर माइनस आई इफेक्ट वाले बाउंड है तो कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ये तो बात पता चल गई कि इन तीनों से कार्बो एनाइन की रिस्पेक्टिवली स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन कंपैरेटिवली इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये तीनों, इन तीनों में से जिसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी, विड्रॉइंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी वो आगे आएंगे। और इन तीनों का ऑर्डर में माइनस आई का ऑर्डर हम देख चुके कि किसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसकी होगी, OF2 की। OF2 इज ग्रेटर देन NH3, तो ऑब्वियसली OF2 कहाँ आएगा, आएगा आगे आएगा, मतलब सेकंड वाला है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद इसका काम हो गया, NO2 और NH3 प्लस बचे, तो OF2 के बाद क्या आता है, NH3 आता है, तो NH3 की स्टेबिलिटी, विड्रॉइंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, मतलब उसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो 2 के बाद आएगा 3, और सबसे लास्ट बचा एक, ये आंसर आ गया हमारा कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी का। जिसकी माइनस आई सबसे ज्यादा, वो कार्बो एनाइन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और जो ज्यादा खींचेगा वो स्टेबिलिटी कार्बो एनाइन की इंक्रीज करेगा। आई बात समझ? चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल। अब देखो CH2 नेगेटिव, उसके साथ है CH2 नेगेटिव, यहां पे है CH2 नेगेटिव, उसके साथ है O नेगेटिव, यहां पे है CH2 नेगेटिव, और उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है CH3 CH3 और CH3, और यहाँ पे फोर्थ वन कार्बो एनाइन है, और उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है CP3। अब देखो तो 1 2 3 4, अब इसमें कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, या 4 की होगी? कि वो कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इफेक्ट देख लो कौन सी है,
कौन सी लगेगी? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी। इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस आई लगेगी या माइनस आई लगेगी, है ना, वो भी देखना है, प्लस आई है कि माइनस आई है। चलो वो देख लेते हैं। CH2 माइनस, उसकी कौन सी इफेक्ट होगी? उसकी होगी प्लस आई इफेक्ट। O माइनस, उसकी भी प्लस आई इफेक्ट होगी। ये क्या है? टर्सरी। टर्सरी किसमें आता था? प्लस आई में, इसकी भी प्लस आई। CP3 ये भी किसमें आता था? प्लस आई इफेक्ट में। ये तो सभी की प्लस आई इफेक्ट हो गई। और हम तो देख चुके कि जो प्लस आई वाले हैं वो तो स्टेबिलिटी के कौन से प्रोपोर्शनल में है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। मतलब अगर जितनी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगी उतनी ही ये कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जितनी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उतनी कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो अब क्या देखना है? अब ये देखना है कि किसकी प्लस आई कम है, क्योंकि जिसकी प्लस आई कम होगी उस कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, है ना। अब देखो चारों के चारों डैमेज कर रहे हैं हमारे कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि कौन सा वाला सबसे कम डैमेज कर रहा है। CH2 माइनस वो तो ऑर्डर में आ गया था, वो ज्यादा डैमेज करेगा। O माइनस वो भी आ गया था, वो भी डैमेज करेगा। टर्सरी वो भी आ गया था, सबसे कम अगर कोई प्लस आई देता है और ऑर्डर में जो पीछे आता है वो है CP3, मतलब वो कम डैमेज कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी कार्बो एनाइन की। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कौन विड्रॉ कर रहा है, चारों के चारों की प्लस आई इफेक्ट है, तो हमें ये देखना है कि कौन कम डिस्ट्रॉय करेगा, कम डैमेज करेगा, तो वो हमारा CT3 है। तो फोर्थ नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो अब कौन आएगा? टर्सरी, क्योंकि ये दोनों तो ऑर्डर में काफी आगे आते हैं, तो ये तो ज्यादा डैमेज करेंगे, तो ये पीछे ही आएंगे। तो उसके बाद कौन बचा? टर्सरी। टर्सरी कम डैमेज करेगा। उसके बाद CH2 माइनस हैज अ हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट इन ऑर्डर, तो उसके बाद कौन आता? O माइनस। तो O माइनस की डैमेजिंग पावर कम होगी किससे? CH2 माइनस की। व्हाई? बिकॉज CH2 माइनस हैज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट इन ऑर्डर। तो लास्ट में कौन आएगा? तो सबसे ज्यादा डैमेज करता हो हमारे कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को। तो ये रहा ऑर्डर 4 3 2 1 इज योर आंसर। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे है CH2 नेगेटिव, उसके साथ CH3H H, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH3। अब देखो तो इन तीनों में से अगर आपको पूछ ले कि कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों में से कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, तो आप क्या आंसर करोगे? अब देखो एनायन, अब क्या देखना है? कौन सी इफेक्ट लगेगी, क्योंकि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की तो पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो तो कौन सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है। और ये क्या है? टर्सरी है। आई बात समझ? तो जो टर्सरी होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्लस आई सबसे ज्यादा होगी। अगर उसकी प्लस आई सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कहां पे आएगा? सबसे पीछे आएगा। तो थर्ड नंबर आएगा हमारा सबसे पीछे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्लस आई ले रहा है। अगर ज्यादा प्लस आई देगा तो हमारे कार्बो एनाइन को सबसे ज्यादा डैमेज करेगा। और सबसे कम कौन करेगा? 2 नंबर करेगा। और बीच का कौन बच गया? फर्स्ट नंबर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो टर्सरी, ये क्या है?
ये सेकेंडरी और ये एक ही वैलेंसी कार्बन है ना, मतलब ये प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ऑर्डर क्या प्लस आएगा, टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखना है, जो सबसे कम डैमेज करेगा टर्सरी, उसकी प्लस आई ज्यादा है तो वो ज्यादा डैमेजर है, डैमेजर सबसे पीछे, जो सबसे कम डैमेज करेगा वो सेकंड नंबर, वो आगे, जो मीडियम मीडियम हल्का हल्का सा डैमेज करेगा वो बीच में। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने देख लिया कि कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ये थी कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और रिएक्टिविटी भी किसी की, कार्बोनिल की। तो क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कैसे चेक करेंगे वो भी देख लेते हैं। मान लो ये आपका है कार्बोनिल, यहां पे CH3 की बजाय हम लिखते हैं R, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहां पे लिखते हैं R। आई बात समझ में? अब देखो तो यहां पे कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है, ये हम आगे देख चुके हैं, कहां पे, हमने रेजोनेंस में देखा था कि कैसे। अब देखो तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की है 3.5, कार्बन की है 2.5। तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स कौन खींच जाएगा, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव। तो ये यहां पे आ जाएगा ये बॉन्ड, तो क्या बनेगा, तो अब बनेगा O नेगेटिव, यहां पे कार्बन पॉजिटिव। आई बात समझ में? और यहां पे अल्काइल ग्रुप तो थे ही, कार्बन पॉजिटिव आ गया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, मतलब बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कौन खींच गया, ऑक्सीजन। अब देखो तो हमने हेडिंग क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनिल, ठीक है, ये कार्बोनिल। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके हाथ में कट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की भीख मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप चेंज करूं तो क्या मैं इसको स्टेबल बना सकता हूं, क्या मैं इसको और भिखारी बना सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। चलो देखो तो कैसे, ये वाला एग्जांपल, ये अगर कार्बोनिल है तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड होगा, वो यहां पे शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विद कंपेयर टू कार्बन। तो आगे जाके तो यही फॉर्म होने वाला है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, इवेंचुअली तो यही होगा। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने दोनों तरफ R को सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, कहां से खींचेंगे, इस वाले कार्बन से खींचेंगे, और इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहां पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज है और उस पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कौन से, सभी माइनस इफेक्ट वाले, -R, -H, -I, जो खींच रहे, विड्रॉ कर, तो इस वाले कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, है ना, ये और भिखारी बनेगा, और पॉजिटिव बनेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव बनेगा तो इतना ही इस पे न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं,
है ना, हम देख गए किसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, किसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करता, मतलब ये नेगेटिव चार्ज फिर कहां अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर। क्योंकि देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव है, तो ये इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है ना, ये हो सकता है। तो अब ये देखो, अगर मैंने ये दोनों अल्काइल ग्रुप हटा के अगर यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हो, ऐसे ग्रुप अटैच कर दिए, तो ये पॉजिटिव, तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले। अब मैंने ऊपर से और दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच कर दिए, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर से ये दोनों विड्रॉ करने वाले, मतलब ये इसको और भिखारी बना देंगे, मतलब यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस वाले कार्बन पे। और अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इजी किसके लिए हो जाएगा, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल की। फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहां पे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच रहा था, ऊपर से हमने विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए जो और खींचेंगे कार्बन के पास से, तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इजीली अटैक कर देगा। आई बात समझ में, ये हो सकता है। अब अगर मैं दोनों विड्रॉइंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दूं, चलो कुछ और केस, जैसे कि ये कार्बोनिल है, यहां मैंने लिख दिया H, यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब एक विड्रॉइंग ग्रुप था ना, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, मतलब अब एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। आई बात समझ, ऑक्सीजन खींच के गया वो तो सब में कॉमन है, लेकिन इस तरफ से सिर्फ एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब खींच रहा है, मतलब यहां जितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था ना, इतना यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ थे, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ है, एक तरफ तो हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन देगा ना खींचेगा, है ना, वो कुछ नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींच, यही एक है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहाँ पे दोनों तरफ से खींच रहे थे, यहाँ एक तरफ से खींचेगा, मतलब ये पहले वाले जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा नहीं, उससे कम होगा। अब चलो थोड़ा और कम करते हैं, अगर मैं यहां पे दोनों जगह H लगा दूं, देखो तो अब तो कोई विड्रॉ करने वाला ग्रुप नहीं है, मतलब ये तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो तो इससे भी वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक विड्रॉइंग था, वो हटा के भी मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो अब सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वही होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज से ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप थे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे नहीं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से। अब और करते हैं चलो, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन खींचने के बाद, तो इस वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसको ये रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगेंगे, दोनों तरफ से दे रहे, अगर दोनों तरफ से दे रहे तो ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मिल गए, तो अब तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या, अरे नहीं कर सकता। अभी हमने देखा कि कार्बोकेटाइन, ये क्या कार्बोकेटाइन तो है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेंगे, प्लस इफेक्ट वाले, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट वाले, मतलब रिलीजिंग ग्रुप देने वाले, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट वाले, प्लस आर प्लस एच प्लस आई, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को प्लस वाले स्टेबल करेंगे, तो ये कार्बन केटाइन तो स्टेबल हो जाएगा, मतलब अब उस पे ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, ये तो स्ट्रॉन्ग से भी गया गुजरा है। अब चलो तो ये हमने लिख दिया। अब देखो तो
अगर मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको मुझे इस वाले कार्बन पे अटैक करवाना है, तो किसमें सबसे पहले अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल? ये चारों के चारों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। अगर मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको मुझे ये चारों के चारों कार्बोनिल के जो कार्बन है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के कारण, तो उस पे मुझे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो चारों में से मैं कौन सा चूज करूंगा जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जल्दी से स्पीड से अटैक करेगा? इस वाले में, क्योंकि इस वाले में क्या है, दोनों, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे दोनों तरफ खींचने वाले इलेक्ट्रॉन है, ये भी खींच रहा है, ये भी, दोनों तरफ से खींच रहे। अगर दोनों तरफ से खींच रहे तो ये भिखारी तो था, ये क्या बनेगा? महाभिखारी। ये और भिखारी बन गया, मतलब अब तो काफी 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 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। इसमें इससे कम करेगा क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और ये इसमें ये विड्रॉइंग हटा के हमें फिर से हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, मतलब अब ये सेकंड वाले से थर्ड वाला कम पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, विड्रॉ कम करेगा। अगर विड्रॉ कम करेगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बनेगा नहीं। और यहाँ पे तो क्या दिखा, यहाँ पे तो हमने रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हो, मतलब अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फटाफट से देने लगेंगे तो स्टेबल कर देंगे तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसको कार्बो के टाइम दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बना ही नहीं है। जैसे बनेगा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगेंगे, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की किसकी सबसे ज्यादा होगी? पहले वाले की। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, उसके बाद सेकंड वाले की, उसके बाद थर्ड वाले की, और सबसे लास्ट में फोर्थ वाला, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ जैसे ही जनरेट होगा, स्टेबल नहीं सॉरी जनरेट, जैसे ही जनरेट होगा ये रिलीजिंग ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगेंगे, और यहाँ पे जैसे ही जनरेट होगा दोनों खींचने लगेंगे, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली आ सकता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल थोड़ा धीरे आएगा, यहाँ पे कभी कभी आएगा, और यहाँ पे तो आएगा ही। आई बात समझ में? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की दूसरी एप्लीकेशन थी कि जहां पे हमने चेक की रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल, कि अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को किसी कार्बन पे अटैक करवाना हो तो उसकी रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे कि उनके साथ कौन से ग्रुप अटैच है, उससे जो ग्रुप अटैच होगी वहां से हमें पता चलेगी कि कौन सा कार्बोनिल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसपे हमारा न्यूक्लियोफाइल इजीली उसको ढूंढ के उस पर अटैक कर सकता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप वाले उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन, तो उस पर इजीली अटैक कर सकता है। तो यहां से हमें पता चला कि किस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जिसपे हमारा न्यूक्लियोफाइल आंख बंद करके अटैक कर सकता है। आई बात समझ? वो कहां से पता चला? यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वहां से। तो इसके और एग्जांपल हम देखते हैं, वो देखते हैं अगले लेक्चर में।